Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope, dear students, you people are very much fine. And my dear students, we are discussing about atomic nuclei, and in previous session we have discussed about what is meant by radioactivity and what is meant by half-life of a radioactive substance. My dear students, a warm welcome once again in this online session of today's class. And basically in our previous session we have discussed so far about what is meant by half-life of a radioactive substance. Dear students, half-life of a radioactive substance जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन में, उसमें मैंने बताया था हाउ वी कैन फाइंड आउट द लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिविटी सबस्टेंस, रेडियोएक्टिव सबस्टेंस की लाइफ के बारे में हम कैसे पता करेंगे, और उससे हमने हाफ लाइफ को डिस्कस किया था. बेसिकली जो लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सबस्टेंस है, तो ये बेसिकली जो पहले रेडियोएक्टिविटी हो जाती है किसी सबस्टेंस की, अगर रेडियोएक्टिविटी की बात की जाए तो पहले ये प्रोसेस फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके ये प्रोसेस स्लो हो जाता है. यानी जो एक सबस्टेंस होता है उस सबस्टेंस में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं. कोई न्यूक्लियस पहले डीके हो जाता है और फिर बाद में दूसरा न्यूक्लियस डीके हो जाता है. तो धीरे धीरे करके पूरे सबस्टेंस के सारे न्यूक्लियस कब डीके हो जाएंगे तो ये पता करना बहुत मुश्किल होता है. तो अब जब ये सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीके हो जाते हैं, तो हमें इसकी लाइफ अगर बतानी होगी तो इसके लिए हम और एक टर्म को डिस्कस करते हैं, दैट इज बेसिकली द मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. राइट बेटा, तो ये जो है आज हम इसी टर्म को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय मीन लाइफ और रेडियो एक्टिव, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. राइट बेटा, तो आप लोग हेडिंग नोट करिए, मीन लाइफ और रेडियो एक्टिव लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस और एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. तो लेट्स हैव अ लुक, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. तो आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग बनाइए, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ of a radioactive substance. हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव सबस्टेंस के मीन लाइफ और एवरेज लाइफ के बारे में. In order to find out the life of a radioactive substance, हम क्या करेंगे, तो अगर रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम इसकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये चीज क्लियर की है कि बेसिकली जो लाइफ होती है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की, और जो बेसिकली एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं. तो पहले जो ये प्रोसेस होता है, ये रेडियो एक्टिविटी जो होता है, ये डीके प्रोसेस जो होता है, ये पहले फास्ट होता है, फिर धीरे 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 करके ये स्लो हो जाता है. राइट बेटा, तो बेसिकली पहले ये फास्ट होता है और उसके बाद में ये स्लो हो जाता है. तो हम ये बता सकते हैं कि जो एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है उसमें कुछ न्यूक्लियाई, पहले एक न्यूक्लियाई डीके हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा करके इस तरह से ये सारे न्यूक्लियाई जब डीके हो जाएंगे, जब सारे न्यूक्लियाई की रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी इस सबस्टेंस की, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है. अब हमें लाइफ के बारे में जानना है कि ये कितनी लाइफ, यानी कितनी देर के बाद ये पूरा का पूरा जो सबस्टेंस है ये डीके हो जाएगा. अब हमने क्या किया,
पहले हमने देखा कि पहला एक न्यूक्लियाई डीके होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हमने इसकी एवरेज लाइफ निकाली, यानी सारे एटम्स को मिला के, सारे न्यूक्लियाई को मिला के हमने इसकी एवरेज लाइफ बताई, हमने इसकी मीन लाइफ बताई, और यही हमारी हेडिंग है, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। राइट बेटा, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि बेसिकली जो ये मीन लाइफ है ये किसके बराबर होता है। तो अगर डेफिनेशन पर आते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली मीन लाइफ हम कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, mean life of a radioactive substance is given by the sum of total time, the sum of total lifetime, यानी total lifetime of all atoms। हम क्या देखते हैं, पहले हम सारे एटम्स का लाइफ टाइम देखते हैं, पहले एक एटम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन सब का लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और उन सारे एटम्स का लाइफ टाइम, उनका लाइफ टाइम सम करते हैं, उन सारे एटम्स के लाइफ टाइम का सम करते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ एटम्स हैं, इन सब एटम्स का मैं लाइफ टाइम देखूंगा कि ये जब डीके हो जाएंगे इनका लाइफ टाइम, और पूरा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। राइट बेटा, तो क्या लिखेंगे हम, मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो बेसिकली जो है मीन लाइफ, या हम बोल सकते हैं एवरेज लाइफ, मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कैसे बताएंगे हम, इज गिवन बाय द सम ऑफ, इज गिवन बाय द सम ऑफ, is given by the sum of total lifetime of all atoms, is given by sum of total lifetime of total lifetime of all atoms, यानी जितने उस सब्सटेंस में एटम है उन सब का लाइफ टाइम देखेंगे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, divided by the number of atoms present, divided by the number of atoms present, divided by the number of atoms present। ये बन गई definition of mean life, definition of mean life of a radioactive substance। Suppose in any radioactive substance there are, my dear students, 100 number of atoms। 100 number of atoms में से पहले एक एटम डीके हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब हम क्या करेंगे, इन सब के लाइफ टाइम को हम जोड़ेंगे, इन सब के लाइफ टाइम को हम जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस सब्सटेंस में, उनका रेशियो जो है वो हमारा बनता है मीन लाइफ। राइट बेटा, तो मीन लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। मीन लाइफ जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टाउ बताता है मीन लाइफ, तो क्या लिखेंगे मीन लाइफ टाउ को, सम ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स, all atoms, sum of lifetime of all atoms divided by total number of atoms present, divide by total number of
एटम्स प्रेजेंट। ये हमारी डेफिनेशन बनती है, ठीक है। टोटल कितना है डिवाइड बाय नंबर कितना है ये हम देखते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली इसकी डिराइवेशन भी है अच्छी खासी, ठीक है, लेकिन हम अभी डिराइवेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो रेयरली हमारी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए हमने खाली डेफिनेशन बनाई है। 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी, 3 नंबर में इसकी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ भी कभी कभी पूछा जाता है, राइट बेटा। तो मीन लाइफ टाउ जो है, मीन लाइफ टाउ जो है वो सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ यहां पर है लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स, यहां हम बोल सकते हैं सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल एटम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो बेसिकली जो टाउ हमें मैथमेटिकली जो ये टाउ है, बेसिकली जो मीन लाइफ है वो हमें बराबर निकलता है 1/λ। ये भी हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं और ये बराबर हमें निकलता है, टाउ जो है वो बराबर निकलता है 1/λ, ठीक है। तो अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें, इस मीन लाइफ की अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो 1/λ के टर्म्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज और मीन लाइफ। लेट्स हैव अ लुक, एवरेज और मीन लाइफ, एवरेज और मीन लाइफ, एवरेज और मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, of a radioactive substance is reciprocal of the decay constant, is reciprocal of the decay constant of the substance, decay constant of the substance। यानी जब हम इसको मैथमेटिकली बेटा करते हैं तो हमें लास्ट में जो टाउ है मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, ये हमें 1/λ, और लैम्बडा क्या है, हां जी ये है डीके कांस्टेंट, ये इसके बराबर हमें मिलता है, राइट, ओके। ये हमें मीन लाइफ और एवरेज लाइफ टाउ इज इक्वल टू 1/dk कांस्टेंट 1/λ, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हम टाउ जो है, अब हम रिलेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। एक रिलेशन होती है हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ के दरमियान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप हेडिंग नोट करिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड टी हाफ एंड मीन लाइफ। तो यहां पर हम रिलेशन बनाना चाहेंगे, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ वेक्टरस वनकन त सोख कहीं, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी हाफ, हाफ लाइफ टी हाफ, ऐसे लिखते थे इसको, टी हाफ एंड मीन लाइफ। छोटा सा रिलेशन है, उसको भी करके जाते हैं। मीन लाइफ दैट इज टाउ, दैट इज बेसिकली टाउ, ठीक है। तो राइट, क्या करना है हमें, किसकी रिलेशन के बारे में जानना है, ठीक है। किसकी रिलेशन के बारे में, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिलेशन है, तो आपको याद भी रहना चाहिए ये चीज। तो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड
mean life of a radioactive substance. Let's have a look. छोटी सी रिलेशन है, राइट? अगर आपको याद होगा, my dear students, in our previous session we have discussed about half-life. We have discussed about half-life in terms of decay constant. We have discussed half-life in terms of decay constant. And what is that? We know T half is equal to 0.6931 divided by lambda. तो T half जो है, तो यहां पर नोट करते हैं, we know what we know, T half life, that is equivalent to 0.6931 divided by decay constant, and that is basically lambda. And अभी हमने क्या निकाला, tau जो है that is equivalent to tau जो है that is equivalent to 1 by lambda. ये जो अभी हमने बोला कि जो हमारे पास मीन लाइफ है, एवरेज लाइफ है, मीन लाइफ है tau, that is basically 1 upon decay constant, right? चलिए, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को हम इनका रेशो निकालेंगे, T half डिवाइड बाय, इनके बीच में रिलेशन निकालनी है, डिवाइड बाय tau, that's basically 0.6931 divided by lambda 1 by t lambda, right? ये इस तरह से हम कर सकते हैं. तो लैम्बडा ने लैम्बडा को मारा तो बचा क्या, तो ये इधर ले जाते हैं तो बचा t half, हाँ बचा, तो क्या बचा 0.6931 tau, right? और अगर हमें टाउ निकालना होगा, दैट इज बेसिकली टी हाफ जो है वो 0.6931 टाउ के बराबर है, और हमारा जो टाउ है, जो मीन लाइफ है, वो 1.44 टी हाफ के बराबर निकलेगा. तो इस चीज को बड़े अच्छे से नोट करिए और एज इट इज रखिए, जैसे मैंने रखा है, तो बड़ा काम आएगा. फिर न बोलना हमें खबर न थी, और वो ये गई टी half is equal to 1.44 T half. ये रिलेशन आप याद रखेंगे. और ये हमें अभी रहता था रेडियो एक्टिविटी के बारे में. अभी ये टॉपिक हमारा लास्ट वाला टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी के बारे में. लेकिन अभी जो प्रीवियस सेशन था वहां मैंने आपको बोला था कि आप न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन खुद पढ़ के जाएंगे. और जब मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व दिखाई थी, वहां मैंने बोला था कि स्टेबिलिटी के लिए एक बड़े न्यूक्लियस को टूटना पड़ता है, और वो जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, और एक छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके स्टेबिलिटी के लिए बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं. स्टेबिलिटी के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व मैंने दिखाया था, जब मैंने वहां पर बोला था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, कि कुछ 30 से नीचे भी स्टेबल नहीं होते और 270 के आगे भी स्टेबल नहीं होते. तो क्या करते हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और कुछ जुड़ भी जाते हैं, और उसी को मैंने बोला था न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन. तो इसको नोट करिए, फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, ताकि इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. उन दोनों को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं 10-15 मिनट, राइट बेटा? तो नोट करिए. चलो, तो अब हम बात करेंगे दो ऐसे टर्म्स के, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में. थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, तो हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? चलिए, न्यूक्लियर फिशन fission and fusion. चलो, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस एटॉमिक मास ज्यादा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है
या तो ये कभी कभार नेचुरली हो जाएगा, नेचुरली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा उसमें से अल्फा बीटा, लेकिन कभी कभार आपसे बोला जाता है जब नेचुरली हो जाएगा तो दैट इज नॉट बेसिकली फिशन, दैट इज बेसिकली रेडियो एक्टिविटी। लेकिन तो ये जो न्यूक्लियस का ब्रेक होना, सुप्लिट होना, न्यूक्लियस का सुप्लिट होना, मैंने बोला था क्यों सुप्लिट करेंगे, मैंने बोला था इसलिए क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वहां पर वो अनस्टेबल होते हैं, फिर वो ब्रेक हो जाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी में आ जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि बेसिकली एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें ये सुप्लिट हो जाता है, एक हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस सुप्लिट हो जाता है इनटू 2 or more लाइटर न्यूक्लियाई। व्हेन तो द प्रोसेस ऑफ सुप्लिटिंग a heavy nucleus into 2 or more lighter nuclei, यानी जब एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, सुप्लिट हो जाएगा 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा लाइटर, कम एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियाई में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, राइट। तो लेट्स हैव इस डेफिनेशन को मैं कोट करता हूं, इस डेफिनेशन को मैं लिखता हूं बोर्ड पर, आप भी मेरे साथ इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? द प्रोसेस ऑफ सुप्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ suplitting कौन सा सुप्लिट हो जाएगा? a heavy nucleus into 2 or more, a heavy, और यहां हैवी से मतलब जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा होगा, a heavy nucleus into 2 or more lighter nuclei, two or more lighter nuclei is called nuclear fission, is called nuclear fission। सिंपल सी टर्म है, जब वो वाला प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक हैवी न्यूक्लियस सुप्लिट हो जाएगा इनटू 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियंस में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, राइट। तो न्यूक्लियर फिशन में माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, ये एक बड़ा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस टूट जाता है, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है। ये पेरेंट न्यूक्लियस जो है, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस जो है, ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, या तो 2 या 2 से ज्यादा, और इनको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। यानी पेरेंट न्यूक्लियस बड़ा वाला, 2 छोटे छोटे या इनसे ज्यादा न्यूक्लियस में ब्रेक होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? जब यूरेनियम 2 से सुप्लिट हो जाता है, वो बैरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है, सुप्लिट हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम ये प्रोसेस करते कैसे हैं? हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है उसको हम यूरेनियम से टकराते हैं, और यूरेनियम का जो हमारे पास है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 92, 235, जब हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इस यूरेनियम को हिट कराते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इसको हिट कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है 2 न्यूक्लियस में। स्लो मूविंग इसको डिस्टर्ब, अनस्टेबल कर देता है, और ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद ये 2 छोटे न्यूक्लियन में कन्वर्ट हो जाता है, सुप्लिट होता है। एक होता है ये क्रिप्टॉन में, जिसका मास नंबर है 36 एटॉमिक नंबर, और इसका जो मास नंबर है वो 92 है। और एक क्रिप्टॉन के बाद ये बैरियम में ये
हो जाता है 56, 141 इस तरह से, प्लस ये 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, प्लस एनर्जी निकलती है, इसको बोलते हैं प्लस एनर्जी निकलती है। तो यहां पर और साथ साथ में एनर्जी निकलती है। ये मैंने एक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दिखाया जो किसके साथ होता है, जो यूरेनियम के साथ होता है। यूरेनियम को हम, एक बड़ा न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, इसको जब हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाता है 2 डॉटर न्यूक्लियस में। इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। डॉटर न्यूक्लियस यानी बेरियम एंड क्रिप्टॉन में प्लस 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और ये मैंने एक रिएक्शन आपको दिखाया और इसमें से ऑलमोस्ट जो एनर्जी निकलती है वो 200 के करीब, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इसमें एनर्जी निकलती है। ये एक फिशन हो गया, राइट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये प्रोसेस यहां पर होती है, इस प्रोसेस, ये रिएक्शन मैंने दिखाया। अब आप बोलोगे ये जो देखा गया है, अब आप बोलोगे सर यहां 2 ही क्यों दिखाए, क्या 3 में नहीं होगा कन्वर्ट? यस, डेफिनेटली 3 में भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस में ये चीज पाई गई है कि ये बाइनरी हो जाता है, 2 हो जाते हैं, और जिनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं वो कंपेरेबली एक दूसरे के एटॉमिक मास नंबर में ऑलमोस्ट कंपेयर होते हैं, यानी बराबरी पर होते हैं, ठीक है। ये कंपेरेबल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिशंस आर बाइनरी, और मोस्ट ऑफ द फिशंस आर बाइनरी यानी 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इससे ज्यादा 1000 में से 4 ऐसे हैं जो 3 में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ नहीं है। अब लेकिन यहां और एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर हमारे पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हमने यहां पर टकराया किसी यूरेनियम के साथ, और अब देखिए, अब मैं न्यूट्रॉन की खाली बात करूंगा, कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं जब ये हिट करेगा, शाबाश, कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, यहां से हिट करने के बाद 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो चलो इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसको ऊपर बनाता हूं ताकि ये मोर क्लियर हो जाए हमें। यहां पर मैं इसको बनाता हूं, ध्यान से देखिए, इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। चलिए, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन से हमने किसी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस को हिट कराया। अब मैं खाली न्यूट्रॉन की बात करता हूं, तो यहां डियर स्टूडेंट्स कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3। यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये ऐसे करके 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे जाके ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम से टकराएंगे, किसी यूरेनियम से टकराएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराया, बेरियम क्रिप्टॉन बन गया, और साथ साथ में 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पाए गए। अब ये 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन फिर से किसके साथ हिट करेंगे, ये फिर से हिट हो जाएंगे यूरेनियम के साथ, और ये एक लास्ट में कितने निकालेगा, अरे बढ़िया है, ये तो 3 निकालेगा, तो इसने फिर से 3 निकाले, इसने फिर से 3 निकाले, लास्ट में जो निकलते हैं वो 3 निकलते हैं, ये फिर से 3 न्यूट्रॉन। एक ने जन्म दिया 3 को, और 3 ने जन्म दिया फिर अलग अलग 3, ऐसे करके ये न्यूट्रॉन हमें मिल जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब ये न्यूट्रॉन फिर से टकराएंगे यूरेनियम के साथ, और जब ये यूरेनियम के साथ टकराएंगे, तो मेरे ख्याल से ये फिर से 3, ये फिर से 3, ये फिर से 3, ये यहां से 3 3 3 3 3 3 3 3, ऐसे करके ये जो रिएक्शन होती है, एक टकराया 3 निकाले, फिर 3 और 3 के साथ टकराए तो 9 हो गए, फिर 9 ने फिर 3 27 हो गए, और इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता है। और इस वाली रिएक्शन को बोलते हैं चेन रिएक्शन। ये जो बनती है इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स चेन रिएक्शन। और ये अगर इस तरह का प्रोसेस हो जाए, इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाए, इस फिनोमिना को बोलते हैं चेन रिएक्शन। और ये चेन रिएक्शन तो फैलती जा रही है,
फैलती जा रही है आगे। ये तो अगर इस तरह से इसके सामने यूरेनियम 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 पड़ेगा तो ये तो चेन इतनी ज्यादा फैल जाएगी और ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। और अगर ये इस तरह का सिनारियो हो गया, इस तरह का फिनोमिनन हो गया, इस तरह का प्रोसेस हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। फिर तो बचना ही नामुमकिन है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हम चेन रिएक्शन कराते हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। आजकल जो मैक्सिमम पावर की जनरेशन होती है वो हम यूरेनियम के फिनोमिना से करते हैं, चेन रिएक्शन के फिनोमिना से करते हैं। और हर किसी एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम के साथ टकराया तो वहां एनर्जी कितनी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ में 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, ये एक 3 के साथ टकराया था, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और वहां 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। फिर 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे 200 करके, तो ये चेन कभी बंद ही नहीं हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही तो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब त्रावान चेस ये बनान अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, फिर ये कंट्रोल नहीं होती है और हर हमेशा एक के साथ टकराया तो 200 मेगा एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकलती है, राइट। अब हम चाहते हैं कि इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करें, तो उसके हम क्या करते हैं, हम इसी फिनोमिना को यहां समझाता हूं। अब हम चाहते हैं कि ये जो है यहां से जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, हम चाहते हैं कि इस न्यूट्रॉन के सामने एक यहीं पर खाली यूरेनियम इसके सामने पड़े, इनके सामने यूरेनियम पड़ेगा ही नहीं। यानी हम इसकी यूरेनियम को आगे पढ़ने नहीं देते हैं। यानी अगर 3 निकलते हैं, 3 के सामने खाली एक यूरेनियम के सामने, न्यूट्रॉन के सामने यूरेनियम पड़ जाता है, 2 को हम वेस्ट करा देते हैं। फिर अगर फिर से 3 निकल गए तो 3 न्यूट्रॉन के सामने खाली एक न्यूट्रॉन के सामने हम यूरेनियम रख देते हैं, 2 के सामने यूरेनियम नहीं रखते। और इस तरह से है ये कंट्रोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसे होता है, हम कैडमियम के रॉड्स लगाते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन को। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कैडमियम के रॉड्स हम लगाते हैं, कैडमियम की रॉड्स जो इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो इन न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इस तरह से हम इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करते हैं, कंट्रोल चेन का बना, कंट्रोल चेन रिएक्शन। और फिर ये फ्रूटफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास न्यूक्लियर चेन रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हमारे को पर्पस के लिए अनकंट्रोल्ड ही चाहिए, कंट्रोल्ड चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं चाहिए। अनकंट्रोल्ड एटॉमिक बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको सिनारियो न्यूक्लियर फिशन के बारे में याद रखना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, चुटकी में चुटकाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, हेडिंग बनाइए न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन छोटी सी चीज, न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम 2 लाइटर न्यूक्लियाई को, जो अनस्टेबल होते हैं, 2 लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, along with simultaneous release of large amount of energy। फर्क क्या है, वहां बड़े को तोड़ के 2 बनाते थे और एनर्जी निकालते थे। आप याद करिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्यों हम छोटे बाइंडिंग एनर्जी वाले को तोड़ते थे, यूरेनियम को तोड़ते थे और बैरियम और क्रिप्टॉन बनाते थे। अमाउंट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, और वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही उनको इकट्ठे रखता था। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस in which 2 or more lighter nuclei combine to form a heavy nucleus। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन
न्यूक्लियर फ्यूजन is a process in which two or more lighter nuclei in which two or more लाइटर न्यूक्लियाई मतलब छोटे एटॉमिक मास वाले लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस कंबाइंड टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस combine to form a heavy nucleus with simultaneous साथ ही साथ में ये प्रोसेस के साथ ही साथ में with simultaneous release of large amount of energy ऑफ एनर्जी। ये रही बात न्यूक्लियर फ्यूजन की। क्या करते हैं हम इसमें? दो लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ साथ में बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। उसमें बड़े को छोटा करा देते हैं या छोटे मिला के बड़ा करा देते हैं तो फ्यूज कर देते हैं। दो को मिलाना फ्यूज करना, शाबाश, दो को मिलाना फ्यूज करना, एक बनाना, और एक को तोड़ के दो बनाना फिशन कहलाता है, और दो को मिला के एक बनाना फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारी एनर्जी वापस निकलती है। राइट बेटा, तो अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है, इसमें प्रोटॉन एक होता है 1 ऐसे करके, और प्लस H11 को जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? H12 ऐसे करके हमें ये देगा, प्लस एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है, और रेडिएशन भी होती है, रेडिएशन भी साथ साथ भी निकलती है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं, बेसिकली यहां पर जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन, इस तरह का पॉजिट्रॉन, शाबाश, और साथ साथ में एक न्यूट्रिनो। ये आपने बहुत बार किया भी होगा, न्यूट्रिनो प्लस इसमें से 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। इस तरह का ये आप बुक्स पे दे सकते हैं, मेरे नोट पर भी दे सकते हैं, कौन सा रिएक्शन कैसे होता है। और इस तरह का ये जो हमारे पास आज का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, और इस तरह से पूरा हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। राइट, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको अगर कुछ रहता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे ऑफलाइन में आप बोल सकते हैं कि सर हमें ये पढ़ाइए फिर से, ठीक है। और कुछ आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम बैठे हैं आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।